एवरीवन। सो आज का जो मैं लेक्चर लेके आया हूँ वो ये असल में उन सारे बच्चों के लिए है जो नीट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट के लिए अपने आप को परस्यू कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ वो सारे स्टूडेंट्स जो एक्चुअली आने वाले नीट कॉम्पिटिशन्स के लिए अपीयर होने वाले हैं पूरे देश भर में, जैसे कि आप हैं, वो सारे लोग थोड़े समय के लिए अपने आप को कंसंट्रेट करके इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, कुछ उनको लाभ जरूर मिलेगा इसमें। मैं केमिस्ट्री का लेक्चर अपलोड करूं के साथ साथ ये भी आपको बताऊं कि केमिस्ट्री को नीट के लिए या बोर्ड के लिए या दूसरे किसी कंपटीशंस के लिए कैसे अपीयर करना है, पढ़ना कैसे है, हमारी जो रणनीति होती है वो कैसी होनी चाहिए। आज का जो लेक्चर है वो असल में मैं लेके आया हूँ उन सारे बच्चों के लिए जो नीट 2021 के लिए अपीयर होने वाले हैं या उसके आगे नेक्स्ट ईयर भी अपीयर करने के लिए अपने आप को प्रोग्रेसिव मोड में रखे हुए हैं। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट्स थोड़े समय के लिए इस बात पे ध्यान रखें कि अच्छी जो रणनीति होती है वही हमेशा लक्ष्य भेद करती है। कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग अपना मेहनत लगाते हैं अपनी पढ़ाई में, अगर वो सारा जो मेहनत है प्रोग्रेसिव चाहिए, अगर वो सारा जो मेहनत है हमारा प्रोग्रेसिव चाहिए, तो उसके लिए एक अच्छी रणनीति की आवश्यकता पड़ती ही है। सारे वो बच्चे जो देश भर में अपने आप को एक टॉप पोजीशन पर रखते हैं और क्वालिफाइंग करते हैं, और वही सारे बच्चे जो क्वालिफाई नहीं कर पाते किसी वजह से, उन दोनों में बस एक ही अंतर है कि जो क्वालिफाई कर रहे हैं उनके पास एक अच्छी रणनीति है, और जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनके पास एक अच्छी रणनीति नहीं है। तो सारे लोग थोड़ी सी रणनीति पे हम लोग काम करेंगे और फिर शुरू करेंगे लेक्चर केमिस्ट्री का। ठीक है, अगली बार से मैं आपको पहले बता दूं कि थोड़ा सा पहले इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग। जो नीट है असल में ये पहले ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से था, जो कि बाद में लगभग 10-11 साल पहले इसको नीट इंडिया के नाम से कर दिया गया। एनटीए आजकल इसके एग्ज़ाम करवाते हैं और सीबीएसई इस सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करती है। ठीक है, इसीलिए सीबीएसई के जो गाइडलाइंस वाली बुक्स होती हैं या उनके जो गाइडलाइंस वाले पेपर्स होते हैं वो ज़्यादा हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन्हीं की जो कमेटी होती है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू पेपर सेट करने का काम करती है। ठीक है, और देश भर में जितने भी कॉलेज हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, इस समय उनके पास दो तरह के कोटा होते हैं। एक होता है ऑल इंडिया कोटा और एक होता है स्टेट कोटा। हमेशा ही जब हम लोग क्वालिफाइंग करते हैं तो हमारे जो परसेंटाइल्स होते हैं उसको हम चेक करके हम स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से हम अपने आप को सीट में, मतलब कि जो हमको सीट डिस्ट्रीब्यूट होती है उसके हिसाब से सीट डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं हम लोग। ठीक है, मैं आपको बता दूं जितने भी कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, उसमें ऑल इंडिया कोटा 15%, जबकि स्टेट कोटा को 85% रखा जाता है। किस कभी भी अनरिजर्व्ड जितने भी अनरिजर्व्ड लोग हैं, मतलब कि जो जनरल में ज़्यादातर आते हैं, सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए अगर मैं बात करूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परसेंटाइल है, जो अपग्रेडेशंस हैं, ठीक है, वो उन्हीं के लिए होता है। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 50 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट होती है। और ये परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटाइल का मतलब कि जितना परसेंट आप आया है उतने परसेंट लोगों से आपका मार्क्स ज़्यादा आया है जो नीट में अपीयर हुए हैं। मतलब कि 50 परसेंटाइल का मतलब आप 50% स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आए हुए हैं। इसका सीधा सीधा ये मतलब है। ठीक है, जैसे कि नीट के लिए 3 तरह के सिलेबस आपके पास होते हैं, और आपके पास जो टोटल मार्क्स होते हैं, जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो होते हैं 180 क्वेश्चंस, और मार्क्स आपके पास होते हैं 720 मार्क्स। मतलब कि हर एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर, और अगर कोई क्वेश्चन गलत होगा तो उस पर 1 नंबर की माइनस मार्किंग होती है। पूरे नीट के सिलेबस को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। एक है बायोलॉजी का सिलेबस, केमिस्ट्री और फिजिक्स का सिलेबस, जिसमें बायोलॉजी मेन जो वेटेज है अपने पास रखता है, मतलब कि 90 क्वेश्चंस, जबकि 45 क्वेश्चन जो हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स जो सपोर्टिव सब्जेक्ट हैं के लिए रखा गया है। इस 90 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चन जूलॉजी बॉटनी के हैं, जिनके कुछ इंपॉर्टेंट वेटेज वाले जो चैप्टर्स हैं मैंने नोट करके रखे हुए, आप देख सकते हैं कि जूलॉजी के लिए और बॉटनी के लिए हमारे पास अलग अलग जो चैप्टर्स का जो वेटेज है वो कितना इंपॉर्टेंट है और कितना ज़्यादा है, क्योंकि कभी भी जो अच्छी रणनीति बनती है उसमें वेटेज का बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। हम ये देखते हैं हमेशा ही, आप देख लीजिए बोर्ड पर, कि जो अच्छे वेटेज वाले जो चैप्टर्स हैं हम उसके पूरे के पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं, जिससे हमारा मार्क्स क्वेश्चन कभी भी छूटने ना पाए।
पूरे दुनिया भर के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं नीट के लिए या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, हमेशा उनका जो एम होता है वो ये कि अनरिजर्व कैटेगरी में भी उनको क्वालिफाइंग राउंड में आ सकें, उनके लिए कट ऑफ की प्रॉब्लम्स न आए। मैं आपको बता दूं, अगर आपको MBBS की सीट चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी में गवर्नमेंट कोटा के लिए, तो कम से कम आपको इतने मार्क्स ले आने पड़ते हैं। ये मार्क्स थोड़े बहुत आप ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये कट ऑफ पे डिपेंड करता है, लेकिन एक एवरेज बात मान के चलें तो आपको कम से कम 540 से 600 नंबर के बीच या उससे ज़्यादा लाने पड़ सकते हैं अगर आपको MBBS की सीट चाहिए गवर्नमेंट कोटा के लिए तो। और उसके लिए आपको कम से कम इतने जो क्वेश्चंस हैं उसको सही करना पड़ेगा, और इसमें मैंने माइनस मार्किंग को इंक्लूड नहीं रखा है। मतलब आपको कम से कम 75 से 80 क्वेश्चन बायोलॉजी सेक्शन से, 30 से 35 क्वेश्चन केमिस्ट्री सेक्शन से और 30 से 35 क्वेश्चन फिजिक्स वाले सेक्शन से सही करने पड़ेंगे, तब जाके आपके मार्क्स जो हैं 540 से 600 के बीच में आएगा, और तब आप MBBS सीट के लिए अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आपके लिए MBBS की सीट मिलना इतना आसान नहीं है, ठीक है। और सबके पास जो ड्रीम है वो MBBS की सीट है। आप देख लीजिए, आपको जो चैप्टर जो वेटेज वाइज जो चैप्टर है वो बायोटेक, फिजियोलॉजी, प्लांट डाइवर्सिटी, सेल बायोलॉजी, ये जो चैप्टर्स हैं इनके वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। मैंने केमिस्ट्री को बस 3 सेक्शन में डिवाइड करके रखा है कि केमिस्ट्री तो मुझे पढ़ाना ही है, तो केमिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करते ही रहेंगे। लेकिन आप देख लीजिए, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो फिजिकल केमिस्ट्री का है। 18-20% दो है फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है, मतलब कि 11th और 12th के हिसाब से, जबकि ऑर्गेनिक में 9 और 20% मतलब 29% का वेटेज है। जबकि इनऑर्गेनिक का जो वेटेज है वो 18 और 15% मतलब 11th की इनऑर्गेनिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जबकि जो आप देख रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री चाहे 11th की हो चाहे 12th की हो, दोनों इंपॉर्टेंट होती है, जबकि 12th का ऑर्गेनिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा जब हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, जब हम रणनीति तैयार करेंगे, तो इस वेटेज का ध्यान रखेंगे कि हमें कौन से चैप्टर, कौन सा सेक्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। दूसरी बात, आप फिजिक्स में भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो वेटेज है, मैंने डिसेंडिंग आर्डर में लिखा हुआ है, मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये कितनी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, यूनिट्स हैं, जिसको आपको प्रिपेयर ही करने पड़ते हैं। नहीं तो आपका ये जो क्वेश्चंस हैं ये यहाँ तक आप पहुँच नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो रणनीति है वो हमेशा इस बात पर डिपेंड करती है कि हम किस वेटेज के क्वेश्चंस को किस सेक्शन से कितने नंबर के हिसाब से पुट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और एग्ज़ाम में कैसे करके आते हैं अपने गिवन टाइम में, जो कि 3 घंटे का है, ठीक है। मतलब हर 1 मिनट के लिए आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन करने का मौका है। उससे ऊपर नीचे करने पे आपके मार्क्स जो हैं और आपके क्वेश्चन जो हैं प्रभावित हो सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी रणनीति की तरफ, क्योंकि रणनीति ही इंपॉर्टेंट है, उसी पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। केमिस्ट्री के पहले मैं एक जनरल रणनीति के बारे में बात करूं, एक जो सामान्य रणनीति है, कभी भी जब भी हम किसी भी कॉम्पिटिशन्स के लिए अप्लाई करते हैं, अपियर करते हैं, तो हमको चाहिए नीट के हिसाब से बात करें तो हमको NCERT के सिलेबस को पूरी तरीके से एकदम समझ लीजिए रट जाना होता है। मतलब कि आपको पूरी तरीके से NCERT सिलेबस के थ्रू जाना है, आपको उसमें कुछ नहीं छोड़ना होता है, NCERT सिलेबस। दूसरा कि आप टाइम पर अपने आप को एक मॉक टेस्ट के लिए अपेयर करेंगे कि जो आप चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं, जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो उसमें कितना आप कर पा रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको किसी भी चैप्टर से क्वेश्चंस के लेवल को समझने के लिए प्रीवियस ईयर के जो नीट के क्वेश्चंस हैं उसको टाइम पे, हर वीकेंड पर, हर हफ्ते आपको चेक करते रहना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि क्या आपका लेवल नीट के लेवल के क्वेश्चंस के अपग्रेड है कि नहीं है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट तो नहीं होंगे, लेकिन उससे आपको अपने लेवल और अपने लेवल की प्रिपरेशन दोनों की तैयारी का पता चल पाता है, ठीक है। उसके अलावा आपको हर सब्जेक्ट के हिसाब से प्लान तैयार करना पड़ता है। कभी भी सिंगल प्लान आप तीनों पे अप्लाई नहीं कर सकते। फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और जूलॉजी बॉटनी को पढ़ने का अलग अलग प्लान होता है, ठीक है। जैसे आप जूलॉजी बॉटनी पढ़ते हैं वैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। तो आपको चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज और ब्रांच वाइज प्लान प्रिपेयर करने चाहिए। जैसे कि मैं बायोलॉजी के लिए और फिजिक्स के लिए ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, बट मैं केमिस्ट्री के लिए बता सकता हूँ कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री एक्चुअली मैंने कैसे पढ़ा और आपको कैसे पढ़ने चाहिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप प्लानिंग सही तरीके से करिए, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। उसके अलावा देखिए 2+2+2 रूल है।
कहा जाता है कि कंटिन्यूअस कभी भी बैठ के एक ही साथ नहीं पढ़ाई करनी चाहिए। बीच में अपने ब्रेन को थोड़ा फ्रेश होने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए क्या करते रहना चाहिए, ब्रेक देते रहना चाहिए। और वो ब्रेक कम से कम 2 घंटे में एक बार तो आ ही जाना चाहिए। 2+2+2 रूल ये कहलाता है कि अगर आप कम से कम 2 घंटे पढ़ चुके हैं लगातार, तो आप कम से कम आधे घंटे के लिए अपने माइंड को फ्रेश छोड़ दीजिए। उस फ्रेश का मतलब आप पढ़ाई से रिलेटेड, स्क्रीन से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड कोई भी दूसरे काम न करिए, आप कुछ दूसरा काम करिए जिससे आपका माइंड अपने आप को फ्रेश कर सके, रिफ्रेश कर सके। इससे माइंड के हेल्दी होने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। एक बात ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, कभी भी जब तक आपका माइंड और आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी, आप लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कभी भी कंटिन्यूअस पढ़ने का प्लान तो पूरी तरीके से फ्लॉप है, कभी मत करिए, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको दिन में 10 घंटे पढ़ने हैं, अगर आपको लगता है तो 2-2 घंटे के गैप में पढ़िए, और इस तरीके से आप दिन में 5 बार कम से कम पढ़ने बैठिए, तो आप 10 घंटे पढ़िए। कभी भी लगातार 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ने का कोई खास औचित्य नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ही 2+2+2 रूल को फॉलो करिए, जिसका अर्थ होता है कि 2 घंटे पढ़िए प्लस आधे घंटे का रेस्ट करिए, जिससे माइंड आपका रिफ्रेश हो जाए। उसमें आप कुछ खाने वाली चीज़ें, दूसरी बातें भी कर सकते हैं जो आपका इच्छा करे, जिससे आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता हो। ठीक है, उसके अलावा वीकेंड रिपोर्ट होता है। वीकेंड रिपोर्ट का मतलब कि जब भी आप 6 दिन पढ़ते हैं, आप अगर वीकेंड सैटरडे संडे को मानते हैं, आप किसी भी दिन को वीकेंड मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सैटरडे संडे को वीकेंड माना जाए तो मैं संडे के हिसाब से बात करता हूँ कि मंडे से लेकर सैटरडे तक आपने जो पढ़ाई किया उसका एक रिपोर्ट प्रिपेयर करिए एक सेपरेट जगह पर, जहाँ पर ये पता करिए कि आपने पिछले 6 दिनों में कितने मार्क्स के हिसाब से पढ़ाई किया है, और आपका जो प्रोग्रेस है उसमें पर्टिकुलर जगह पर लिखा होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई खास समय नहीं लगेगा, आप 5 मिनट का समय निकाल के ऐसा कर सकते हैं। हर वीकेंड पर आप अपने आप को एक रिपोर्ट कार्ड, अपने लिए सेल्फ रिपोर्ट कार्ड जो है पेश करिए कि आपने पिछले 6 दिनों में क्या पढ़ाई की है। ठीक है, और उस रिपोर्ट में बस इतना ही लिखिए कि आपने कितना पढ़ाई की है, किस मार्क्स के हिसाब से पढ़ाई की है, कितने वेटेज की पढ़ाई की है, और कितना वेटेज अभी बचा कि अगले वीकेंड के लिए हम उसके हिसाब से प्लान कर सकें। ठीक है, दूसरी होती है हमेशा मंथली मार्क्स प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड। हर महीने में कम से कम एक बार ये पता करिए कि ये जो आपने 540 से 600 नंबर का प्लान सेट करके रखा है, एम सेट करके रखा है, उसमें से कितने मार्क्स की पढ़ाई आपकी हो गई है। कितने मार्क्स की मतलब कि अगर आपने 2 चैप्टर प्रिपेयर किया तो 2 चैप्टर का एक एवरेज वेटेज क्या है, उसके हिसाब से आप कितने मार्क्स कर पाएंगे। अगर वो मार्क्स 10 नंबर 15 नंबर के हिसाब से आता है तो आप उसको नोट करिए और पता करिए कि अगले आने वाले 3-4 महीनों में आप कितने मार्क्स तक की पढ़ाई कर लेंगे। अगर आप मार्क्स वाइज पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी भूल होगी आपकी, क्योंकि 540 से 600 नंबर आपका ऐसे ही नहीं आने वाला। जो बच्चे प्लान कर रहे हैं कि बोर्ड के साथ नीट के प्रिपरेशन के लिए, वो भी यही तरीका अपनाइए। हमेशा ही बोर्ड का और नीट का अलग अलग प्लान सेट करिए, और ये देखिए बोर्ड के कितने मार्क्स नीट में हेल्प करेंगे और आपको कितने और मार्क्स की आवश्यकता पड़ेगी पढ़ाई करने के लिए। और सबसे लास्ट में मैंने लिखा हुआ है हेल्दी डाइट। स्टूडेंट्स, हमेशा ही अपने आप को लॉन्ग टर्म में प्रोग्रेसिव रखने के लिए, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखने के लिए ज़रूरी है कि आप हेल्दी बने रहिए। आपका एक बार बीमार करना आपके 5, 6, 7, 8 नंबर पीछे आपको लेके जाता है। अगर आप एक हफ्ते के लिए बीमार पड़ जाइए और उस एक हफ्ते में आपकी पढ़ाई ठप पड़ जाए तो कम से कम आप 3 से 4 क्वेश्चन का आप लॉस कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप बीमार कम से कम पढ़ें और अपने आप को बैलेंस रखिए। ठीक है, उसके लिए अच्छी नींद, अच्छा खाना, घूमना, बातें करना, कम्युनिकेट करना सब ज़रूरी है। इससे आपकी बॉडी और मेंटली दोनों ही आप हेल्दी बने रहेंगे। ध्यान रखिए, बीमार कम से कम पड़िए, बीमारी आपके मार्क्स को ले डोलेगी और आप आगे बढ़ के 540 से 600 नंबर तक पहुंच नहीं पाएंगे। अब आते हैं केमिस्ट्री की प्लानिंग पर, क्योंकि बेसिकली मुझे इसी के बारे में डिस्कस करना है। तो मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री के लिए आप हमेशा ही ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक के लिए 3 अलग अलग तरीके से प्लान सेट करिए। 3 अलग अलग तरीके से प्लान सेट करिए। कभी भी जैसे मैं ऑर्गेनिक पढ़ता हूँ वैसे मैं फिजिकल कभी नहीं पढ़ता। फिजिकल पढ़ने का तरीका पूरी तरीके से फिजिक्स से मैच करता है, जिसमें आप कॉन्सेप्ट, फार्मूले और न्यूमेरिकल्स को एक साथ एक सिस्टम में रखते हैं। कॉन्सेप्ट समझाया, न्यूमेरिकल याद है तो क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस लगेंगे।
लेकिन ये तीनों चीज़ें ऑर्गेनिक पे लागू नहीं होती और इनऑर्गेनिक में तो बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिए, केमिस्ट्री के सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट्स हैं वो इनऑर्गेनिक में हैं, जिसको सीधे सीधे समझ के लर्न रखना पड़ता है। अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो सबसे ज़्यादा जो लर्निंग एबिलिटी आपको शो करनी है वो इनऑर्गेनिक के लिए शो करनी है। एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे? इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट प्लस जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप डेली 2 घंटे के लिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं नीट प्रिपरेशन के लिए, तो उस 2 घंटे में आधे घंटे आप ऑर्गेनिक को देंगे बस। बाकी जो 1.5 घंटे हैं उसमें फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक को बांट लीजिए। आधे घंटे में 20 मिनट आप रिएक्शनों की प्रैक्टिस करेंगे, देख करके, समझ करके, जैसे भी मन करे, और अगले 10 मिनट उसी रिएक्शनों को आप बुक बंद करके आप बिना देखे फिर से लिखेंगे, बस आधे घंटे। लेकिन ये होना चाहिए डेली, कम से कम हफ्ते में 6 दिन, और 7वें दिन इसका रिपोर्ट चेक करिए कि आपने उसको कितना लर्न रखा है। फिर रिपोर्ट कार्ड में उसको पता करिए और प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपने क्वेश्चन को चेक करिए। ध्यान रखिए, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये हमेशा चेक करते रहने चाहिए, जिससे आपको अपना लेवल और अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका पता चलता रहे। इनऑर्गेनिक में हमेशा एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट लाइन, सिंगल लाइन का होता है, जो उसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक लाइन के कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको अलग से नोट रखिए और उसको रिवाइज करते रहिए। डेली रिवाइज करिए, आधे घंटे, 35 मिनट या 45 मिनट, ठीक है। मैं 35 से 40 मिनट्स इसको देता हूँ इनऑर्गेनिक के लिए। जबकि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए चूँकि उसमें न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स हैं तो उसको हमको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 50 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूँ कि 50 मिनट, 40 मिनट और जो 30 मिनट, इस तरीके से हम लोग इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में सिर्फ 30 मिनट देना है, कॉन्सेप्ट समझ उसी में समझना है, उसी में रिएक्शनों की प्रैक्टिस करनी है और उसी में रिएक्शनों को रिवीजन भी करना है। ये डेली होना चाहिए, ठीक है। आप इसके लिए कोई भी सही समय चुन सकते हैं। वैसे तो आप जब सो के उठते हैं, जब आप नाश्ता करने जाते हैं, उसी समय आप कुछ रिएक्शनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए अलग से टाइम निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप ब्रेकफास्ट करते समय भी कुछ 4-5 रिएक्शनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए अलग से टाइम निकालिए। हमेशा ही जब आप पढ़ने का प्लान करिए तो 2 सब्जेक्टों के बीच में केमिस्ट्री को डालिए। कभी केमिस्ट्री के साथ एंड मत करिए, ना तो कोशिश करिए कि इसको इससे स्टार्ट करना पड़े, जिससे आपका माइंड बैलेंस रहे और केमिस्ट्री पढ़ने में आपको हेल्प मिले। ऑर्गेनिक के लिए मैं अलग से कभी टाइम नहीं निकालता। मैं ये सोचता हूँ कि मेरी जो काम करने की मैं जो भी काम करता हूँ डेली लाइफ में, उस काम करने के बीच में जो भी टाइम मिले उसमें मैं थोड़े से 10 मिनट 5 मिनट के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ रिएक्शनों को लर्न रखा हूँ, उसकी मैंने प्रैक्टिस कर दी। इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें आपको सब मैंने क्या बोला, मैंने बोला क्विक लाइन कॉन्सेप्ट, उसका फार्मूला, बस इतना ही करना है, और प्लस उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस, बस। बहुत लंबे चौड़े मत जाइए आप, कोई उसका मतलब ही नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है। कोई बड़ा भारी भरकम डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है आपको। उसका ना तो यूज है बोर्ड में और ना तो यूज है कॉम्पिटिशन्स में। तो समझ में आए उसके हिसाब से क्विक लाइन कॉन्सेप्ट को नोट करना है, उससे रिलेटेड फार्मूला नोट करना है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके उसको सॉल्व करना है, बस। सिर्फ 50 मिनट में इतना ही करना है आपको। इनऑर्गेनिक में जो एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट है उसको लाइन बाय लाइन लर्न रखना है और उससे रिलेटेड अगर कुछ छोटा मोटा रिएक्शन है उसको नोट करके आपको रिवाइज करके प्रैक्टिस करके पढ़ना है। जबकि ऑर्गेनिक में आपको सिर्फ 20 मिनट्स आपको देख करके रिएक्शनों को लिख करके प्रैक्टिस करनी है और अगले 10 मिनट बिना देखे उसको फिर से लिख करके प्रैक्टिस करनी है, बस। ये आपके 2 घंटे का प्लान है केमिस्ट्री के लिए। इससे रिलेटेड और बातें हम लोग करेंगे जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा, और लेक्चर जो इसी पे बेस्ड होगा 1 बाय 1। मैं एक सेपरेट फिर से प्लेलिस्ट मैं एक बार और स्टार्ट किया था बट वो सही शुरू नहीं हो पाया। सेपरेट प्लेलिस्ट में मैं इसके बारे में और डिस्कस करूंगा। केमिस्ट्री से रिलेटेड लेक्चर्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है 1 बाय 1, ठीक है। ध्यान रखिए, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। बेस्ट ऑफ लक।